वेलकम बैक। मैं दीपक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई का मंत्र पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसमें चैप्टर नंबर 4 है एग्रीकल्चर, उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग कितनी आपकी बुक के हिसाब से दी हुई है और उनको बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आप पूरी ही वीडियो को ध्यान से समझिएगा ताकि आपको आपकी बुक के हिसाब से जो तीनों मेथड्स दिए हुए हैं, टाइप्स दिए हुए हैं फार्मिंग के, वो बिल्कुल आज क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर का हमारे इंडिया में क्या रोल है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री। मतलब हमारे यहाँ पर ये जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी इंडिया की पूरी पॉपुलेशन का टू थर्ड पूरी पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में ही कहीं ना कहीं एंगेज्ड है, चाहे वो डायरेक्टली एंगेज्ड हो या इनडायरेक्टली एंगेज्ड हो। इनडायरेक्टली एंगेज्ड होते हैं जो ऐसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आ रहा है ना। वैसे अभी हम आगे इनमें अच्छे तरीके से और भी इसको समझेंगे जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, बट अभी के लिए सिर्फ आपको ये समझ लेना जरूरी है कि एग्रीकल्चर इंडिया के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारी पूरी कंट्री की टू थर्ड पॉपुलेशन इसी से संबंधित है, इसी की एक्टिविटीज में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज्ड है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट है आपका कि एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। हम सभी जानते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की जो एक्टिविटीज हैं वो कौन कौन सी हैं, और उसमें हमें ये भी बहुत अच्छे से पता है कि प्राइमरी एक्टिविटी हमारी एग्रीकल्चर है। और इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर टू थर्ड पॉपुलेशन हमारी लगी हुई है। तो ये जो एग्रीकल्चर है इसी से ही हमारे को जीवन यापन के लिए खाना मिल रहा है जिसे हम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है जी। और अगर हम सिर्फ फूड ग्रेन्स को साइड में रख दें तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर दूसरी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे देखो कोई चिप्स बनाने वाली इंडस्ट्री है, ठीक है, उसको रॉ मटेरियल के लिए क्या चाहिए? बनाना चाहिए। ठीक है, और बनाना कहाँ उगाया जाएगा? वो तो यहीं पर ही खेतों में उगाया जाएगा। या दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं कि गुड़ बन रहा है, ठीक है, तो गुड़ बन रहा है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? गन्ने की खेती करनी पड़ेगी, और वो जमीन पर होगी, किसी इंडस्ट्री में तो होगी नहीं। तो इसी तरीके से एग्रीकल्चर हमारी कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा टॉपिक है आज का टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जरा उसके ऊपर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारी कौन कौन सी टाइप्स ऑफ फार्मिंग बताई हुई हैं। तो एग्रीकल्चर इज एन ओल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। ठीक है, हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर आजकल से नहीं बल्कि बहुत समय से चला आ रहा है, बहुत सालों से चला आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको क्या बोला हुआ है? एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला हुआ है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब कौन सा होता है? देखो, हमें ये भी पता होना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं जिनसे हमें जीवन यापन करने के लिए पूंजी मिल जाती है, पैसे मिल जाते हैं ना, क्योंकि हम इसी से ही अपना काम चला लेते हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं। ओवर दीज ईयर्स, क्योंकि जैसा हमने बोला कि आजकल नहीं, ये तो बहुत ही पुराने समय से चलता आ रहा है एग्रीकल्चर, तो इतने सालों से cultivation method have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, technological know-how and social cultural practices। देखो, मैं इसको बहुत छोटे में आपको समझा देता हूँ कि आपको पता है कि समय के हिसाब से सारी चीजों में बदलाव आता है, टाइम के हिसाब से सारी चीजों में बदलाव आता है। हम लोगों के रहने सहने में बदलाव आता है, हम लोगों के कपड़े पहनने के स्टाइल में बदलाव आता है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर किस टाइप से किया जाएगा उसमें भी समय समय पर बदलाव आता है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, चाहे फिजिकल एनवायरनमेंट की दृष्टि से देखा जाए, या सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस से देखा जाए। आप इधर मैंने जो पिक्चर्स लगाई हुई हैं इनसे बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे। पहली पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हल से, इसको हिंदी में हम हल कहते हैं ना, हल से खेत की प्लफिंग की जा रही है। लेकिन वही प्लफिंग अब के टाइम में किससे हो रही है? अब वो प्लफिंग ट्रैक्टर्स के जरिए हो रही है ना, ट्रैक्टर्स को यूज किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? समय के साथ साथ ये बदलाव आया, बदलाव हुआ, तो यहाँ पर
बदलते समय से, बदलती जरूरतों के हिसाब से हमारी फार्मिंग करने के तरीकों में भी बदलाव आया। तो हम देखेंगे हमारी बुक में 3 तरीके की फार्मिंग के बारे में बात हुई है। पहला है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और तीसरा हमारा कमर्शियल फार्मिंग। तो सबसे पहले हम फर्स्ट की ही बात करेंगे, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। देखो, आपको नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ पर नाम से ही इसको समझ में आ जानी चाहिए हमें ये वाली बात। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पहले के समय में लोग जो इस्तेमाल करते थे, है ना, पुराने समय की। प्रिमिटिव का मतलब हो गया सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस हमारा हो गया कि हमारे मतलब एक तरीके से जीवन यापन करने के लिए, और फार्मिंग तो आपको पता है खेती बाड़ी कृषि बोला जाता है। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या हुआ कि पुराने तरीकों का इस्तेमाल करके अपने जीवन यापन के लिए जो खेती की जाती है उसको हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलेंगे। ठीक है, यही इन पॉइंट्स में भी जो 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं वो होगा। देखो, मैंने साइड पिक्चर्स इसीलिए आपकी अच्छे से लगा दी हैं ताकि आपको सीधा आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा और इसके बाद आपको ढंग से पढ़ने की भी दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अभी ध्यान से इसको समझ लेते हैं तो। देखो, primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land। जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों में ये फार्मिंग की जाती है। ठीक है, ये छोटा टुकड़ा हो गया, यहाँ पर ये फार्मिंग की जा रही है, इसी को प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहा गया। किसके साथ? विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। पुराने जमाने में पुराने तरीकों के जो टूल्स होते थे, जैसे हो, डाओ एंड डिगिंग स्टिक्स। हो इसे कहते हैं, मतलब ये हल, जैसे बैलगाड़ी से हल जो उतरे थे अभी वो प्लफिंग कर रहे थे, तो इससे की जाती थी पहले, है ना, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में इससे की जाती थी। और ये टूल्स हैं आपके, और ये हाथ से ही डिगिंग स्टिक्स का इस्तेमाल करके हम डिगिंग कर लिया करते थे। ठीक है, किस में? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में, जो हमारी पहले तरीके की अभी बात चल रही है उसमें। ठीक है, एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर, और फैमिली के लोग ही उसमें एंगेज्ड होके उस खेती को किया करते थे, जिसको प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहा गया, जो पुराने तरीके से जीवन यापन के लिए की गई खेती होती है। चलो, अगला पॉइंट हमारा, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मॉनसून। अब देखो, ये वाले तरीके की जो फार्मिंग है वो टोटली डिपेंड करती है मानसून पर। मानसून पर क्यों डिपेंड करती है? क्योंकि इसी के हिसाब से बारिश आएगी तो आगे काम चलेगा। अगर आपने फसल उगाई है और बारिश नहीं आई है तो आपकी फसल क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा तरीका है, ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग ट्राइब्स लोग किया करते थे, जो जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं। अब वो ट्राइबल सोसाइटीज जो है वो ये वाली खेती करती थी, तो उनके पास कोई भाई आजकल सिंचाई के लिए हम ट्यूबवेल का यूज कर रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज है हमारे पास अलग अलग तरीके से, तो उस समय तो नहीं होती थी। तो वो क्या करते थे, छोटे छोटे पैचेस को लेकर वहीं पर ही अपनी खेती करनी स्टार्ट कर देते थे। और सारी चीजें किस पर डिपेंड होती थी? मॉनसून पर, नेचुरल फर्टिलिटी पर, क्योंकि फर्टिलाइजर्स नहीं होते थे। ठीक है, एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशन, और दूसरी जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन है कि कैसा मौसम होना चाहिए, क्या कैसा हुए तो इस टाइप की फसल उगेगी या नहीं उगेगी, वो सारी चीजें आपकी मॉनसून पर डिपेंड होती थी, उनके हाथ में कोई भी चीज नहीं होती थी। अब इस वाली जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है इसको क्या कहा गया है? इसको हम क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी यही है। अब देखो, यहाँ पर ध्यान से समझो कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है। दोबारा से हम बहुत अच्छे से इसको समझ लेंगे। मैंने बताया कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती है, ट्राइबल कम्युनिटीज क्या करती हैं? छोटे छोटे पैचेस पर खेती करती हैं। जंगल में रहने वाले लोग हैं तो जंगल के मान लो इतना पैच लिया, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनको क्या करा? काट दिया पेड़ पौधों को। अब काट दिया तो पेड़ पौधे कहाँ आ गए? यहीं पर ही गिर गए। ठीक है, और फिर उसमें क्या कर दिया हमने? उसको स्लैश एंड बर्न, उसको जला दिया। जब जला दिया तो वो सारा क्या बन गया? राख बन गई। और वो जो राख है, जो ऐश है, वो पूरे खेत में अब फैल गई। और उसी में फिर हमने क्या किया? सीड्स डाल दिए, अपने बीज डाल दिए, और सारी चीज मॉनसून के हिसाब से बारिश हुई, और फिर वो मतलब पौधे बने, उस पर फसल आई, काट के फिर उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए, क्योंकि ये कर रहे हैं सबसिस्टेंस, है ना, फिर उन्होंने अपना जीवन यापन किया, खा लिया जो फसल हुई, है ना। इसको बेचने के पर्पज से नहीं है ये वाली फसल। अभी हम बाकी 2 और पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि जो कमर्शियल फार्मिंग है वो है बेचने के पर्पज से। तो ये तो हमारे जीवन यापन करने की है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसको क्या कहते हैं हम? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। क्योंकि
इन पैचेस पर ये किया जाता है इस तरीके से, जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है, और सारी चीज मानसून पर डिपेंड होती है और भी दूसरे एनवायरमेंटल चीजों पर डिपेंड करती है। अगला पॉइंट है, दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। अब देखो, आपने जितनी जो भी ट्राइबल ये सोसाइटी है उसने इस पार्ट को चूज किया, यहाँ इस तरीके से खेती भी हो गई जी, एक बार ही हो गई, दो बार हो गई, तो क्या होगा, इसकी जो लैंड फर्टिलिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी, डिक्रीज ही होती चली जाएगी। जब फर्टिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी तो वो क्या करेंगे, अब इस पर वो खेती नहीं करेंगे, इस पर खेती नहीं करेंगे, अब वो क्या करेंगे, दे विल चूज अदर लैंड, वो दूसरा लैंड का पार्ट यूज कर लेंगे, जंगल में ही वो रहते हैं, दूसरा यूज कर लिया, यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, इस पर वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। तो जब उन्होंने जमीन का हिस्सा चेंज कर लिया, तो जिस पर उन्होंने पहले खेती करी थी उस पर नेचुरल प्रोसेस से ही फर्टिलिटी दोबारा से आने लग जाती है। ठीक है जी। लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो, और लैंड प्रोडक्टिविटी इस तरीके से एग्रीकल्चर में लो होता है, कहने का मतलब जो फसलें होती हैं वो कम ही हो पाती हैं। ठीक है, एज द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर और अदर मॉडर्न इनपुट्स, क्योंकि जो फार्मर हैं जो इस खेती को कर रहे हैं, ट्राइबल सोसाइटीज के लोग, वो फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं कर रहे, मॉडर्न इनपुट्स का यूज नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री के अलग अलग हिस्से में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको जूमिंग फार्मिंग भी कहा जाता है, जूमिंग फार्मिंग इस तरीके से नाम है। और ये जो जूमिंग फार्मिंग है, इसको कहाँ पर बोला गया है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जूमिंग के नाम से जाना जाता है, जैसा कि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में। ठीक है जी। मणिपुर में इसको पामलोऊ कहा जाता है। ठीक है, बस्तर के जिले में इसको दीपा कहा जाता है, मतलब चंडीगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है बस्तर, उसके अंदर दीपा कहा जाता है। ठीक है, और अंडमान निकोबार के आइलैंड में भी इसको दीपा कहा जाता है। तो ऐसे ही अलग अलग जगह पे इसको क्या कहा जाता है, वो सारे नाम आपको दिए हुए हैं, इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको एक बार मोटे तौर पर पता होना चाहिए कि कभी क्वेश्चन आ जाए तो हाँ ये इस जगह पर था। जैसे मैंने आपको बताया ना, जूमिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है कि भाई नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारे स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इनमें इसको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये था इट इज ऑल अबाउट प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। एक बार रिकॉल करते हैं, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि ये जो है वो स्मॉल पैचेस पर की जाने वाली खेती है। पहली बात तो स्मॉल पैचेस पर इसको हो रही है, सारी चीजें आपकी मॉनसून पर ही डिपेंड कर रही हैं। यहाँ पर हम कोई भी फर्टिलाइजर नहीं यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, जो भी खेती कर रहे हैं वो फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज नहीं हो रहा है। और फिर इस तरीके से जो ये सबसिस्टेंस के लिए खेती की गई उसको प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कह दिया गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और अपना देखेंगे जो दूसरी टाइप ऑफ हमारी फार्मिंग है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है। तो देखो, नाम से ही मैंने कहा आपको पता लगना चाहिए। अब इंटेंसिव का क्या मतलब है, क्योंकि सबसिस्टेंस का मतलब तो वही हो गया कि ये भी जीवन यापन करने के लिए ही है, ये भी खेती ऐसी नहीं है कि बेचनी है, ये भी जीवन यापन करने के लिए ही है आपको। ठीक है, अपने ही लिए इसको उगाया जा रहा है। लेकिन इंटेंसिव, इंटेंसिव का मतलब है बहुत ही ज्यादा, जैसे जमीन पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, जमीन पर बहुत ज्यादा, जिस भी जमीन पर इसमें खेती हो रही है उसमें इंटेंस प्रेशर है, जीवन यापन करने के लिए इंटेंस प्रेशर है। ठीक है, अब उसको मैं अभी आपको समझाता हूं कि क्यों है, कैसे है, इन सब के जो जवाब है अगले 5 मिनट में आपको मिलने वाले हैं। देखो, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। जमीन पर जब हाई प्रेशर का मतलब ये नहीं है कि किसी चीज से इस जमीन को दबाया जा रहा है और हाई प्रेशर हो गया, है ना, इसका मतलब ये नहीं है। यहां पर क्या बोला है कि हाई पॉपुलेशन प्रेशर। देखो, हम लोग क्या है कि पॉपुलेशन जो है हमारी वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जो लैंड है, हमें पता है कि हमारा जो लैंड रिसोर्स है, लैंड एक रिसोर्स है, लेकिन वो क्या है, लिमिटेड है। ये बात आपको पता है, हमारा जो लैंड रिसोर्स है वो क्या है, लिमिटेड है, और पॉपुलेशन बढ़ती ही चली जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है। तो लिमिटेड लैंड है हमारे पास और पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है, तो इस पॉपुलेशन का प्रेशर इस लैंड के ऊपर पड़ रहा है, इसी को बोला गया है इंटेंस, है ना, क्योंकि जमीन तो उतनी ही है और उतनी ही जमीन में अब हमें ज्यादा खेती चाहिए होगी,
तभी तो हम सबका पेट भर पाएंगे, तभी तो सबसिस्टेंस हो पाएगा। तो इसलिए अब आपको नाम पता लग गया होगा इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या है। इतनी चीज क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, मतलब इसमें लेबर ही वर्क करती है, ऐसे आस पड़ोस के लोग वर्क करते हैं। आप अगर आप में से कोई गांव से जुड़ा हो तो उसे पता होगा कि गांव में जैसे खेती की जाती है तो दो चार लोग मिल के आज एक के खेत में उन्होंने फसल काट ली और कल किसी और के खेत में काट ली, तो ऐसे 5-6 लोग मिलके आपस में अपने खेतों में ही फार्मिंग कर लेते हैं। ठीक है, वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट, और इसमें बायोकेमिकल इनपुट का यूज किया जाता है, और इरिगेशन की हायर प्रोडक्शन के लिए इरिगेशन की भी अच्छी फैसिलिटीज का यूज किया जाता है। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो प्रिमिटिव है और जो इंटेंसिव है इसमें हमारा जो फर्क है, मतलब ये पहले वाली जो थी और ये जो अब दूसरी वाली है, तो पहले वाली जो थी उसमें मॉडर्न टेक्निक्स का यूज नहीं हो रहा था। ठीक है, इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं थी, मानसून पर डिपेंड था। लेकिन यहाँ पे मॉडर्न तरीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटीज भी है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस भी पता लग जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इंटेंस प्रेशर कैसे है वो बता दिया, समझ आ गया होगा आपको इंटेंस प्रेशर कैसे है। अब क्यों है, क्यों का रीजन इस वाली स्लाइड में मैंने आपका रखा है कि इंटेंस प्रेशर क्यों है, व्हाई दिस इंटेंस प्रेशर ऑन लैंड। इस पिक्चर से ही सारी बात आपको क्लियर हो रही होगी। देखो इस पिक्चर में जैसे एक ही मकान को 3-3 बच्चे खींच रहे हैं। देखो मैं यहाँ पर एक और तरीके से आपको बता देता हूँ। रामू है, ये घर अभी रामू का है। ठीक है, रामू के 2 बच्चे हो गए, बाबू और काकू। अब यही एक घर इन दोनों का हो गया, रामू के बाद अब एक ही दो का हो गया, है ना। तो इसीलिए लैंड प्रेशर बढ़ा, इसीलिए हम इंटेंसिव वर्ड को यूज कर रहे हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जो फादर की प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर इनहेरिटेंस राइट होता है हमारा, है ना। फादर की प्रॉपर्टी पर बच्चों का राइट होता है, और बच्चे अगर ज्यादा हैं, ऑब्वियसली एक से ज्यादा ही होते हैं, देखने में यही आता है। तो जैसे रामू के 2 बच्चे हैं, बाबू और काकू, तो अब उन एक ही घर में उन दोनों को रहना पड़ेगा। तो वहां पर पॉपुलेशन का लैंड के ऊपर क्या हुआ, इंटेंस प्रेशर हो गया। इसी तरीके से खेतों पर भी होता है। ठीक है, दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड, क्योंकि क्या हुआ, अब इसी इतनी जमीन को 2 हिस्सों में कर दिया जाएगा, और 2 हिस्सों में इतना हिस्सा बाबू अपना घर बना लेगा और इतने हिस्से में काकू अपना घर बना लेगा। धीरे धीरे लैंड कम हुआ क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। ठीक है, डिवीजन हो रहा है लैंड का। अमंग सक्सेसिव जनरेशन हैव रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकली, द फार्मर कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड। और इसी तरीके से सेम इसी तरीके से जैसे ये बाबू काकू रामू की मैंने आपको कहानी बताई, इसी तरीके से जब खेती करने वाली जमीन पर, फार्मिंग करने वाली जमीन पर इस तरीके से प्रेशर बढ़ता है, बच्चे जो मतलब ज्यादा जनरेशन होती है जो एक लिमिटेड लैंड पर ही अब डिपेंडेंट हो गई है, तो हमें क्या करना होता है, हमें उतनी जमीन पर मैक्सिमम आउटपुट निकालना होता है कैसे भी करके। इसी को बोला गया है इंटेंसिव सबसिस्टेंस। और इसीलिए हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, हम मॉडर्न तरीकों को यूज कर रहे हैं, इरिगेशन की फैसिलिटीज को यूज कर रहे हैं। Thus there is enormous pressure on agriculture land, इसीलिए एग्रीकल्चर लैंड पर यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी है। तो मुझे लगता है कि अब आपको दोनों ही समझ आ गए होंगे, एक तो प्रिमिटिव बता दिया मैंने आपको और इंटेंसिव बता दिया, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी अब आपको मैंने बता दिया। ठीक है, एक बार मैं इंटेंसिव की चीजें दोबारा से बता दूं। इंटेंसिव क्या है, ये भी स्मॉल लैंड की ही बात है और प्रिमिटिव भी स्मॉल लैंड पर ही किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मॉडर्न तरीकों का आपका यूज हो रहा है। ठीक है, इरिगेशन की फैसिलिटीज का यूज हो रहा है, मॉनसून पर चीजें डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, इतनी चीजें आपकी हो रही हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक चीज कॉमन है कि ये दोनों ही सबसिस्टेंस के लिए हैं, दोनों ही जीवन यापन के लिए, बेचने के लिए फार्मिंग नहीं की जा रही। अब हम मूव करते हैं, इतनी चीज अगर आपको क्लियर है तो अपनी लास्ट टाइप पर जो है कमर्शियल फार्मिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, देखो कमर्शियल फार्मिंग नाम से पता लग रहा है कमर्शियल पर्पस के लिए की जाने वाली फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट। तो यहाँ पर क्या है, मॉडर्न इनपुट का अच्छे से यूज किया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल HYV सीड्स, हम पता है हमें कि HYV सीड्स क्या होती हैं, हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जा रहा है, इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया जा रहा है,
पेस्टिसाइड्स का यूज किया जा रहा है, ठीक है, हायर प्रोडक्टिविटी के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये क्या है, ऐसी की जाने वाली खेती जो बेचने के पर्पज से की जा रही है, जिसमें अच्छी सीड्स का, अच्छे फर्टिलाइजर्स का, अच्छे इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके बहुत अच्छी खेती की जा रही है और सारी मॉडर्न टेक्निक्स का यूज किया जा रहा है। पिक्चर में आप देख रहे होगे कि यहाँ पर हल से खेत को नहीं प्लफ किया जा रहा, यहाँ पर ट्रैक्टर है, फसल काटने के लिए मशीनें हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर पिक्चर से भी आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो पिक्चर्स मैंने अटैच की हुई हैं बहुत सोच समझ के की हैं, आप इनको भी अपने दिमाग में रखो, जो जो भी टाइप है उसके साथ, तो आपको चीजें क्लियर होती रहेंगी। द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। देखो, ऐसा हो सकता है कि, हो क्या सकता है, होता ही है कि कमर्शलाइजेशन की जो डिग्री है, ठीक है, वो एक रीजन से दूसरे रीजन में अलग अलग हो सकती है, वेरी कर सकती है। इसका एग्जांपल क्या है देख लेते हैं। जैसे कि चावल की खेती जो है वो हरियाणा और पंजाब के लिए तो कमर्शियल क्रॉप है, ठीक है, मतलब हरियाणा और पंजाब में चावल की खेती जो हो रही है वो बेचने के पर्पज से हो रही है, ठीक है जी। पर उड़ीसा में वही चावल की खेती सबसिस्टेंस के लिए हो रही है, अपने ही जीवन यापन के लिए हो रही है। तो कहने का मतलब क्या समझ में आया, है राइज ही, ठीक है, राइज ही है, लेकिन जब वो पंजाब और हरियाणा की बात होती है तो वहां पर तो ये कमर्शियल है, लेकिन जब ये उड़ीसा की बात हो रही है, उड़ीसा में ये क्या है, उड़ीसा में ये सबसिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि उड़ीसा में चावल ज्यादा खाए जा रहे हैं, तो वहां पे वो अपने ही जीवन यापन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पंजाब हरियाणा में चावल मान लिया कि कम खाए जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये कमर्शियल यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इरिगेशन की फैसिलिटीज हैं, सारी अच्छी फैसिलिटीज हैं, तो वो चावल की खेती कर पाते हैं और उसको कमर्शियली बेच लेते हैं, ठीक है। तो जिसके पास पैसा है वो कमर्शियल फार्मिंग कर लेता है। और यहाँ पर हमने देखा पहले वाली जो दोनों है, प्रिमिटिव, इंटेंसिव, तो प्रिमिटिव और इंटेंसिव सबसिस्टिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग, दोनों ही फार्मिंग में हमने ये देखा है कि ये दोनों ही स्मॉल लैंड पर की जा रही हैं, छोटी जमीन पर। लेकिन जो तीसरे वाला है, यहाँ पे जो हम कमर्शियल देख रहे हैं, इसका लैंड साइज जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, लैंड साइज इज लार्ज, लैंड साइज जो वो क्या है, लार्ज है। आगे देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर पॉइंट डाला भी हुआ है। देखो, कमर्शियल फार्मिंग अब क्लियर हो गया आपको। प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, जो प्लांटेशन है वो भी कमर्शियल फार्मिंग का ही एक टाइप है। देखो, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, मतलब बहुत सारे एकर्स ऑफ लैंड में अगर एक सिंगल क्रॉप उगाई जा रही है। आपकी एनसीईआरटी में दो पिक्चर्स दी हुई हैं, एक ये आपको दिख रही है, ये बनाना की प्लांटेशन हुई हुई है, और नीचे भी ये जो दिख रही है ये क्या है, बैम्बू प्लांटेशन, ठीक है, बांस कहा जाता है हिंदी में, बांस की खेती ये की जा रही है। तो ये दोनों ही क्या है, कमर्शियल फार्मिंग के एग्जांपल्स हैं, क्योंकि ये दोनों ही बेचने के पर्पज से की जा रही हैं। अगर कोई 1000 एकड़ में बनाना उगा रहा है, उसका पर्पज सिर्फ ये नहीं है कि बनाना वो सिर्फ अपने अपने घर में ही खाएगा या घर वालों को खिलाएगा, है ना, वो आगे बेचने के लिए भी कर रहा होगा। तो ये जो दोनों हो गई हमारी, कौन सी हो गई, सिंगल क्रॉप ऑन लार्ज एरिया ऑफ लैंड, प्लांटेशन कहा जाता है। प्लांटेशन भी हमारा कमर्शियल फार्मिंग का पार्ट होता है। द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए मैं एक बार आपको ध्यान से इस पॉइंट को समझा देता हूँ। देखो, जैसे मैंने बताया, ये ऊपर वाली आपकी क्या है, बनाना प्लांटेशन की, और नीचे कौन सी है, बैम्बू प्लांटेशन की, ठीक है। इन दोनों को ही इसलिए उगाया जा रहा है ताकि ये किसी दूसरी इंडस्ट्री में एक रॉ मटेरियल के तरीके से काम करेंगे, किसी दूसरी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल बनेंगे। भाई चिप्स बनाने वाली कंपनी है तो वो बनाना को रॉ मटेरियल के तौर पर ले लेगी, बैम्बू भी कोई इंडस्ट्री ले लेगी, अगर गन्ने की खेती हो रही है तो गन्ना भी शुगर वाली इंडस्ट्री ले लेगी उसको गुड़ बनाने के लिए, शुगर बनाने के लिए, एटसेट्रा, ठीक है। इतनी चीज, इतने एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो कहने का मतलब क्या है, प्लांटेशन जो है वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, इन दोनों के बीच का इंटरफेस है। एग्रीकल्चर की जो आउटपुट्स हैं वो इंडस्ट्री के लिए इनपुट्स हैं, रॉ मटेरियल के तरीके से काम कर रहे हैं। आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। देखो, यहाँ पर है प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, बता दिया मैंने, बहुत ही ज्यादा लैंड, बड़े बड़े लैंड्स पर की जाती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स,
यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ों का यूज़ हो रहा है। HYV सीड्स लग रहे हैं, फर्टिलाइजर्स लग रहे हैं, मॉडर्न ट्रैक्टर्स, मशीन से कटिंग हो रही है क्रॉप्स की, ठीक है। विद द माइग्रेंट लेबरर्स से काम हो रहा है। जबकि इससे पिछले वाला जो हमारा था जिसमें इंटेंस प्रेशर था लैंड पर, उसमें घर के आसपास के लोगों से ही, उनको ही लेबर बना के काम कराया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर माइग्रेंट लेबर्स से काम कराया जा रहा है। माइग्रेंट जो दूसरी जगहों पर जाकर काम करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं माइग्रेंट लेबर का, आपने देखा होगा कि आपके आसपास ही कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्क चल रहा होता है, किसी का घर ही बन रहा है, तो आपने देखा होगा कि घर बनाने वाले जो मजदूर होते हैं वो अपने पूरे परिवार को लेकर उस घर में ही टेंट लगा के छोटा सा रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं बनाते हैं, वहीं पर ही वो उनका सारा जुगाड़ अपना कर लेते हैं। तो इस तरीके से माइग्रेंट लेबरर्स को ये जो बड़े बड़े कमर्शियल फार्मिंग करने वाले लोग हैं वो लेते हैं और अपनी फसलों को उगा लेते हैं। और ये पॉइंट लास्ट वाला मैं पहले ही बता चुका कि ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल। ये तो बार बार मैं बता रहा हूँ कि कमर्शियल फार्मिंग में ये जो बनाना उग रहा है, ये जो बैम्बू उगाया जा रहा है, ये अपने कंजम्पशन के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री की रॉ मटेरियल बनाने के लिए ही किया जा रहा है। तो इतनी चीज अब आपको क्लियर हो गई होंगी। देखो इंडिया के अंदर मैंने बताया चाय के बागान होते हैं, कॉफी के होते हैं, रबड़, शुगर केन मतलब गन्ना, बनाना, ये सब प्लांटेशन क्रॉप है इंडिया में। इनका एग्जांपल मैं पहले भी आपको दे चुका। टी इन असम, नॉर्थ बंगाल के अंदर कॉफी, कर्नाटका के अंदर, ये सारे मतलब हमारे प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। मैं पहले भी अभी आपको क्लियर कर चुका हूँ। ये यहाँ पे ये जो लास्ट पॉइंट है इसको समझना है। सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, ये जो हमारी कमर्शियल फार्मिंग है इसका जो भी हमारा यहाँ पर प्रोडक्शन निकल के आ रहा है वो किसके लिए है? मार्केट में भेजने के लिए है, बेचने के लिए है, घर में कंजम्पशन के लिए तो नहीं है, ठीक है। इसीलिए वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखो असम में खेती की जा रही है यहाँ पर टी की। अब टी तो लेकिन पूरे ही हमारी कंट्री में पूरे में ही इस्तेमाल हो रहा है। ये कंट्री का मैंने बना दिया, इंडिया का मैप बना दिया। तो पूरी इंडिया में कैसे वो अलग अलग जगहों पर पहुंचे, इसका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी तो बहुत अच्छा बना ही होगा ना ऑब्वियसली। और कम्युनिकेशन कनेक्टिंग फॉर द प्लांटेशन एरिया, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। तो इन प्लांटेशन फील्ड्स के डेवलपमेंट में नेटवर्क का, ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशन नेटवर्क का, इन सब का, मार्केट्स का, इंडस्ट्री का बहुत भी अहम रोल होता है। तो अब हमने क्या कर लिया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, कमर्शियल फार्मिंग भी हमने कर लिया। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं फटाफट से, कमर्शियल फार्मिंग क्या है? लार्ज एरिया ऑफ लैंड पर की जाने वाली खेती है, ठीक है। सबसिस्टेंस के लिए नहीं की जा रही है, मार्केट के लिए की जा रही है, फॉर मार्केट, मार्केट में बेचने के लिए खेती की जा रही है। यहाँ पर हम सारे हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हम इरिगेशन की फैसिलिटीज को यूज कर रहे हैं, हम मॉडर्न तरीकों को यूज कर रहे हैं, मतलब इसमें सब कुछ ऐसा यूज किया रहा है क्योंकि ये सबसिस्टेंस के लिए नहीं है। दूसरी हमारी इसमें क्या था कि यहाँ पर हमारे माइग्रेंट लेबर वर्क कर रही हैं, माइग्रेंट लोग हैं वो आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं और हमारी खेती हो रही है। आई होप आपको ये तीनों ही प्रिमिटिव, इंटेंसिव, कमर्शियल, तीनों ही अच्छे से आप समझ में आ गए हैं। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो पढ़ाई का मंत्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।